हाउ फार कैन आई अवॉइड यू, एक्सेप्ट दैट आई सिट विद यू एंड आई बी लाइक यार देख मोहित नहीं निभ रहा है यार अपन का, क्या प्रॉब्लम है, लेट अस सॉर्ट इट आउट. ठीक है मेरे को तेरे ये बोलने से प्रॉब्लम है, डोंट से दीज थिंग्स, आई विल अवॉइड यू, मैं ऐसा करती हूँ इस तरह से. दिस इज द वे दैट वी कैन लिव टुगेदर. यू हैव टू कम सिट एंड रिकंसाइल. with Mohit Ahuja. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. उम्मीद है आप सब बहुत खुश हैं, बहुत खैरियत से ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं. हमारी ज़िंदगी ना बहुत सारे पलों से, बहुत सारे इमोशन से जुड़ी होती है. कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर रख के बैठ जाते हैं. और कहीं पर मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके उन सब इमोशन से जूझकर, जिनको हम लोग कवि या शायर बोलते हैं, वो बन जाते हैं. आज जो हमारे एपिसोड की जो गेस्ट हैं, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, हु इज़ अ ब्रिलियंट पोएट. शायरी में इनका हुनर काबिल तारीफ़ है, मुझसे बहुत बेटर है. मुझे लगता है कि मैं तो वो कॉलेज वाले लेवल का शायर ही रह गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छी शायर है, बहुत ही पुरानी दोस्त है मेरी. और पोइट्री से इनका एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है. तो आज इनके साथ कुछ बातें होंगी पोइट्री के बारे में. अगर आपको शायरी का, पोइट्री का शौक़ है, कभी रहा है, कभी पढ़ने का, लिखने का शौक़ रहा है या हुआ है, या अब अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है. बहुत सारे इमोशंस हैं जिनके बारे में आप शायद बात करना चाहें, समझ ना आ रहा हो कैसा करना है, तो ये एपिसोड आपके लिए है. या फिर आपके कोई दोस्त है, कोई हमदर्द है, कोई एकदम दिल के करीब इंसान है जिसके साथ आप ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो भी एपिसोड आपके लिए है. इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. और इस शो के ज़रिए कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो लगता है कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, जो हमें लगता है कि दे आर नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनसे ही ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है. एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली दैट पोइट्री इज़ वन सच थिंग. एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ through whatever written format is one such thing. And to talk about that today, I have on the show with me my friend Mudita. Mudita, कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. मोहित कैसे हैं आप? और इतना शानदार बोलते हैं आप कि मुझे बहुत मज़ा आया सुन के. मैं तो यार अभी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ कोशिश. बिल्कुल सीखना ही ज़रूरी है मुझे लगता है जीवन में. वेलकम टू द शो. जी शुक्रिया. कैसा चल रहा है? बहुत बहुत सब ठीक ठाक. जिंदगी कैसी चल रही है? जीवन चल रहा है, जब तक चलता रहे मुझे लगता है तब तक ठीक ही है. जी. पोइट्री से रिश्ता कैसे है यार? कैसा रिश्ता है? कैसे है पे आएंगे. पहले कैसा रिश्ता है पोइट्री के साथ, शायरी के साथ, पोइट्री के साथ? कोई फ़र्क है दोनों में या सेम ही है? नहीं, सेम ही है मुझे लगता है. पोइट्री जो है वो एक ओवरऑल जॉनर है जो अंग्रेज़ी और सब तरह से उसमें शामिल है. हर तरह की भाषा की पोइट्री शामिल है. और उसी को अंग्रेज़ी को, उसी को आप उर्दू में कहें तो शायरी है, उसी को हिंदी में कहें तो कविता है. मुझे लगता है कि इट्स द सेम. ये है कि कैसा रिश्ता है, तो मतलब मुझे लगता है बहुत बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बहुत मेहनत वाला रिश्ता है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोहब्बत है ना, ये ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है. आपको लगता है कि यार मतलब मोहब्बत है तो है या तो नहीं है, यूं ही मिल जाएगी कोई मोहब्बत तो तो ज़िंदगी बस फॉर एवर हैप्पीली फॉर एवर आफ्टर ऐसा हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मोहब्बत जो है वो अपने आप में एक जर्नी है जो हर दिन आपको जिस पे काम करना पड़ता है. हर दिन इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. तो शायरी जो है वो भी मुझे लगता है, या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो मुझे लगता है एक जर्नी है अपने आप में. और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे दाल रोटी कमानी पड़ती है आपको, लेकिन उसके बिना गुजारा भी नहीं है. तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप आर्ट के बिना जी रहे हैं तो ठीक है. अगर आपने एक बार आपको उसका चस्का लग गया और एक बार आप रूबरू हो गए किसी भी आर्ट फॉर्म से, तो उसके बाद ये आपके लिए दाल रोटी की तरह है. आप इसके बिना मतलब जीना जो है वो जीने लायक नहीं है. तो लेकिन इसके लिए पूरी मेहनत है इसमें, और बहुत बहुत ज़्यादा बोरियत है, और आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, और बहुत मुश्किल है ये सफ़र.
लेकिन वही बात है कि मोहब्बत तो मुश्किल है ही, तो उसे बोरियत क्यों है? बोरियत है बिकॉज देखिए किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म जो है वो आपसे ये दरकार करता है कि आप जो दुनिया भर के जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे किनारा करें और दुनिया से किनारा करें और अपने दुख के साथ बैठें। दुख जीवन में हर किसी के है, उससे तो आप निजात पा ही नहीं सकते मुझे लगता है। लेकिन एक आर्टिस्ट और एक नॉर्मल इंसान में फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल इंसान है वो इस दुख से भागना चाहता है और किसी भी तरह से वो एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है अपने आप को इस दुख से बचाने का। जीवन जो है वो ना मरने की स्ट्रगल ही है, इट्स अ स्ट्रगल टू नॉट डाई बेसिकली। तो आम आदमी जो है वो ये डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है कि उसे सोचना ना पड़े, उसे ज़्यादा परेशानी ना हो, उसे अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में जो दुख हैं उनको फेस ना करना पड़े, और इसलिए वो अकेलेपन से खौफ खाता है, इसलिए वो तन्हाई से डरता है, वो खामोशी से डरता है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर सारे दुख जो हैं वो आपकी आंखों के आगे आ जाते हैं। तो इसलिए उसको पार्टीज़ पसंद आती हैं, उसे नौकरी पसंद आती है, उसे फ़िल्में पसंद आती हैं, उसे मैच पसंद आता है देखना, दोस्तों की ज़रूरत होती है इसलिए। लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो मुझे लगता है कि वो दुख को एक्सेप्ट करता है और डिस्ट्रैक्शन वो भी ढूंढता है, लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन जो है वो ये है कि वो जो दुख है उसको एक ओरिगामी की तरह उसको फोल्ड करके कुछ क्रिएटिव बना देना और एक ऐसी चीज़ बना देना जिसके बाद आपको उस पर थोड़ी सी खुशी मिल सके उस दुख से। तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है और बहुत दुखद प्रोसेस है और बहुत लोनली प्रोसेस है और बहुत सैड प्रोसेस है और बहुत पेशेंस और बहुत मतलब हिम्मत चाहिए उसके लिए। सिर्फ दुख ही क्यों? क्योंकि जो सुनेगा बोलेगा ये तो बहुत सैड काम है यार आर्टिस्ट होना। हाँ, तो क्योंकि दुख ही असलियत है जीवन में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट ज़्यादा दुखी होते हैं। हाँ। दुखी तो हर कोई है। आप एक रिक्शा चलाने वाले बंदे से भी बात करें, उसके जीवन में भी उतना ही दुख है जितना मेरे जीवन में है और आपके जीवन में है। पर बस यही है कि वो दुख से निजात पाने के दूसरे तरीके चुन रहा है, जबकि एक आर्टिस्ट जो है वो दुख के साथ बैठना सीख गया है धीरे धीरे मेहनत करके। तो ये इट्स लाइक जैसे आप जिम जाते हैं और आप वर्कआउट करते हैं, वो कितना मुश्किल प्रोसेस है अपने आप में, कितने लोग नहीं कर पाते और यही वजह है कि फिट नहीं है हर कोई, वरना कितना बेसिक प्रोसेस है, आपको जस्ट वो करते जाना है, परसिवियरेंस इज़ द की। तो उसी तरह से है, आपको आर्ट क्रिएट करना भी वैसा ही है। आपको बेसिकली इट्स द जिम ऑफ द माइंड, यू हैव टू जस्ट योर बॉडी एंड योर माइंड विल बी लाइक कि नो, एक नेटफ्लिक्स पे कुछ और देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स देखते हैं, कुछ ऑफिस कुछ दिलचस्प देखते हैं या दोस्तों से मिल लेते हैं या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। लेकिन आपको ये कहना है कि नहीं, मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है, मेरे आर्ट क्रिएट करने का टाइम हो गया, तो इट्स डिसिप्लिन बेसिकली। यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम, सिट विद योर सेल्फ। और जब आप खामोशी से खाली बैठते हैं तो आपके दुख ही सबसे पहले सामने आते हैं। बहुत कम होता है जीवन में ऐसे कि जो आपके जो सबसे खुशनुमा पल हैं वो आंखों के आगे हों। बहुत मैं खुश हूँ उनके लिए जिनके साथ ऐसा होता है, पर बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी आंखों के आगे उनके दुख आएंगे, और क्योंकि दुख हैं ज़्यादा और वो ज़्यादा याद रहते हैं आपको, और मेमोरीज आएंगी, और खुशी भी जो है अपने आप में एक दुख लेकर आएगी क्योंकि वो जा चुकी है। तो उसके साथ बैठना और उस पे काम करना और उससे कुछ आर्ट निकालना जो है, ये एक मुश्किल प्रोसेस है जिम जाने की तरह। तो जो आर्टिस्ट है उसका सिर्फ फ़र्क यही है, वो कोई, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानती कि वो कोई डिवाइन टैलेंट है या वो ज़्यादा दिल टूटा हुआ इंसान ही आर्टिस्ट बन सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस का काम है सारा, और ये हिम्मत का काम है। जो कर लेगा, जिम की तरह है बिल्कुल, वर्कआउट की तरह, जो कर लेगा वो निकल जाएगा बिल्कुल। आपने सबसे पहली पोएम, पहला शेर कब लिखा था? मैंने देखिए, ये भी पूरा एक प्रोसेस है। मैंने शुरुआत जो की थी पोइट्री की, वो तो 9th क्लास में की थी। मेरी संस्कृत की टीचर थी, उन्होंने एक होमवर्क दिया था समर वेकेशंस में, कुछ अपनी एक सेल्फ रिटन पोएम
लेकर आने का। तो वो जो कविता थी वो सिर्फ तुकबंदी थी, जाहिर है बच्चा था जिसने लिखा था, लेकिन वो जब लिखा मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि वो कितना खूबसूरत है, एक एक तुकबंदी अपने आप में कितनी खूबसूरत है। और फिर वहाँ से वो जर्नी चली, अब धीरे धीरे वो बेटर होता गया। फिर मैं बीच में नौकरी के सिलसिले में एक बार कानपुर 1 साल के लिए रही, और वहाँ एकदम ही अकेले रही, और कोई दोस्त नहीं थे, कोई लैपटॉप नहीं था, कोई टीवी नहीं था। तो डिस्ट्रैक्शंस जितना कम थे उतना दुख जितना ज़्यादा था उतना वो निकला। फिर 2012 के आसपास मुझे कुछ ऐसे ग्रुप्स मिले जहाँ पे शायर लोग मिलते थे और बात करते थे, और उसमें मुझे एक मेरे उस्ताद जो हैं वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि आपको उर्दू शायरी जो है गज़ल कहना सीखना चाहिए। तो गज़ल जो है वो उसमें इट्स अ क्राफ्ट, तो उसमें बहुत मीटर है और बहुत बहर है और आपका काफिया है, बहुत नियम है। तो तब उससे डर लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप में एक और लेयर ऑफ डिफ़िकल्टी ऐड कर देता है। लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छा लगा। तो 2012-13 के आसपास मैंने पहली बार गज़ल कही, और फिर अब मैं कहती आ रही हूँ, अभी भी बहुत कच्ची है, लेकिन ये है कि देखिए कोशिश जारी है जब तक। मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करा है, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट पोएट्री इज ऑल अबाउट कि यार दिल विल टूटा था तो लिखना शुरू कर दिया शायरी। आधे शायर तो वैसे ही बनते हैं, लेकिन फॉर समबडी हु इज लाइक लिटरली लुकिंग एट इट, कोई आज अगर सीरियसली गज़ल लिखना सीखना चाहे, इज देयर अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम? वेयर डू आई गो? बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स है नहीं जी। नहीं है, मतलब मैं ये बात से या इत्तेफाक कमर्शियली लाउड आउट देयर नहीं है शायद, इसलिए जी लोगों बहुत को ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि शायरी अपने आप में एक बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है, जो ऐसा जॉनर नहीं है आर्ट फॉर्म का जो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो, या अब हो रहा है हालांकि। आई डोंट नो इफ़ इट्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट पर ये है कि अगर आप गज़ल सीखना चाहें तो इसका हमेशा से सीधा तरीका ये रहा है कि आप एक शायर को ढूंढें और उसके पैर पकड़ लें और उसे उस्ताद बना लें, और बाकायदा गज़ल में शागिर्द और उस्ताद की परंपरा चलती आ रही है, और शागिर्द जो हैं वो अपने उस्ताद से सीखते हैं और उनका नाम याद रखते हैं ताउम्र, और ये बताते हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि मेरे उस्ताद ये हैं, और बड़ी इज़्ज़त रखते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी। तो ये रही है। हालांकि रेख्ता जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में हिंदी ये इंडिया में, राइट, उर्दू शायरी को लेकर, और रेख्ता ने इसको बहुत मेन स्ट्रीम पे लेकर आया है उर्दू शायरी को, रेख्ता का प्लेटफॉर्म। और अगर आप शायरी पढ़ें रेख्ता के प्लेटफॉर्म पे जाकर तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। उनकी प्लेटफॉर्म पे ऐसे उन्होंने ये उर्दू लर्निंग और शायरी के लर्निंग के कोर्सेज़ भी शुरू किए हैं, और आपको वहाँ कुछ अच्छे शायरों से भी आपका राब्ता होगा, और आप उनसे कनेक्ट करके और उनसे सीख सकते हैं, ज़ाहिर है। वो था मेरी ना नीसेस हैं, आई हैव यंगर नीसेस, एंड वन ऑफ देम इज इन कॉलेज नाउ। जो सेकंड वाली है वो भी स्कूल में है, जो थर्ड वाली है वो तो बहुत छोटी है, अभी 5-6 साल की है। बट मैं उनको देखता हूँ तो देयर कमांड इज मोर ऑन इंग्लिश। मेरा भी कमांड ज़्यादा अंग्रेज़ी पे था। इनफैक्ट स्कूल में तो मैं तो हिंदी में बहुत बुरी तरह फेल हुआ हूँ, और सच में अगर ये बोलूँ तो मैंने पिछले कुछ 3-4-5 साल में बहुत ज़्यादा सीरियसली हिंदी और उर्दू को पढ़ना समझने की कोशिश करना शुरू किया है। कोशिश करना, अभी भी समझा नहीं हूँ ढंग से, बहुत ज़्यादा फाइन लैंग्वेजेस हैं। Where do you think we are failing? Why are kids not, and how did you get such, जो आपका कहने का अंदाज है और मतलब वो जो pronunciation से लेकर के usage of the words, what is different? Where are we going wrong? या क्यों नहीं पता है हमें कि हमें उर्दू और हिंदी उतना ज़्यादा नहीं आ रही है जितनी अंग्रेज़ी आ रही है, जितना हमें चार्ल्स डिकेंस पता है। मुझे लगता है उतना कहीं अगर फैज़ अहमद फैज़ी पता होते नहीं। देखिए मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ तो कोलोनाइज्ड जो माइंडसेट है हमारा उसका है,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें हमेशा, अभी तो हम डेवलपिंग नेशन है, 100 साल भी नहीं हुए हमें आज़ाद हुए, तो हमने यही देखा है कि मतलब जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो हम पर राज करके गए हैं। अमीर होते थे आज से 100 साल पहले, जो अमीर होते थे लोग वो अंग्रेज़ी बोलते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो माइंडसेट निकलते टाइम लगेगा। और भाषा सारी अच्छी हैं, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी की जाहिर सी बात, आप ये बात सच है कि अंग्रेज़ी की वैल्यू जो है वो बाहर के देशों में, इसका एक यूटिलिटी उसकी ज़्यादा है बाहर के देशों में और उसमें, लेकिन ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो एक तो हम लैंग्वेज को ही इतना अहम नहीं समझते। हमारा जो पिछले जो लिबरलाइजेशन जब से हुआ 1990s में, जो बहुत अच्छी चीज़ हुई, ये हुआ कि हिंदुस्तान ने बाहर के देशों के लिए अपने दरवाज़े खोले कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को, स्टेम एजुकेशन को किस तरह से इंडिया में डेवलप किया जा सकता है, और इससे IITs और जो थे इंजीनियरिंग और IT की जो फील्ड है उसमें कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं। बाहर के देश जो हैं उन्होंने भी आउटसोर्स करना शुरू किया इंडिया में। तो इन सब से ये बेनिफिट हुआ कि इंडिया में इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका एक सैड पार्ट ये है कि अब इंजीनियरिंग, ये 1990s के आसपास की बात है अगर आप देखें तो, कि इंजीनियरिंग जो है वो इतना ज़बरदस्त तौर पे उसने एक रफ्तार पकड़ी कि पैसा भी है उसमें बाहर, और टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर और वो हमेशा से 1990 के आसपास से ही वो समझ में आने लगा था लोगों को। तो उसने इतनी रफ्तार पकड़ी कि पैसा उधर इतना दिखा लोगों को कि फिर वही बन गया फ्यूचर। और आज के दौर में आप अगर बात करें, ये बहुत अफसोसनाक बात लगती है मुझे कि 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं उनसे आप बात करें कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, तो वो कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं IT में जाना चाहता हूँ। और आपकी इमेजिनेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, होती जा रही है कम से कम। जो मेरे टाइम पे 2005 में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है, और ऐसा होता था कि जो सबसे पढ़ाई में अच्छे होते थे वो साइंस बैकग्राउंड में जाते थे 10th के बाद, 11th 12th में, और जो मीडियम लेवल पे होते थे वो कॉमर्स में जाते थे, और जो पढ़ाई में नालायक नाकारा लोग आर्ट में पैदा, बिल्कुल, तो उनको आर्ट्स में जाना होता था। आर्ट्स अगर आप लें तो ये जहन में होता था लोगों की कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, विच इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज आर्ट्स जो है ये आपकी तरबियत को बेहतर बनाता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। हिस्ट्री जो है आप अगर पढ़ें या सिविक्स पढ़ें या जो लैंग्वेजेस पढ़ें, ये लिटरेचर पढ़ें, ये आपके जीवन का हिस्सा है, ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। और इनको जो डिग्रेड कर दिया गया, मुझे लगता है उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लैंग्वेजेस में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही। लैंग्वेज सिर्फ एक शो ऑफ वो एक की वजह रह गया। जब लोग कहते हैं कि जर्मन पढ़ रहा है हमारा बच्चा या स्कूल में लैंग्वेज लिया तो फ्रेंच पढ़ रहा है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शोइंग इट ऑफ फॉर एलीट हाउस होल्ड्स, लेकिन दे डू नॉट टेक प्राइड इन द फैक्ट कि अरे हमारा बच्चा पंजाबी अच्छी बोलता है या उसने कन्नड़ा सीखी है, या कितनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान में। और आप देखिए अफसोस की बात ये है, मतलब द आयरनी इज़ दैट मोस्ट किड्स गो टू बैंगलोर और मुंबई टू स्टडी, उसमें से 10% होते हैं जो अब्रॉड जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को जर्मन पढ़ा रहे हैं जिसका एक्चुअली बहुत यूज़ नहीं है। कन्नड़ा अगर वो सीखता तो शायद वो IT करके जब वो मतलब इंजीनियरिंग करके जब वो IT फील्ड में बैंगलोर जाता तो उसको बेनिफिट होता है इसका। अगर वो मराठी सीखता तो उसको बेनिफिट होता मुंबई में जाके। तो ये हिंदुस्तानी भाषाओं के साथ जो हमने एक ये किया है कि हमारे जहन में है कि अरे ये तो घर देश की भाषा है। हाँ, मतलब वो कोलोनाइज्ड माइंडसेट है हमारा कि अरे यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं वो एक इट्स अ मैटर ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर देम, तो वो प्रिटेंशियस हैं। लेकिन हिंदुस्तान की भाषाएं नहीं पसंद आती हैं लोगों को। आप ये देखिए, और मुझे लगता है उर्दू की तरफ तो एक थोड़ा सा सौतेला व्यवहार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा एक कम्युनल माइंडसेट जो है करंटली, ये भी बहुत अफेक्ट करता है।
मैं जबकि जब मैंने उर्दू शायरी पढ़ना शुरू किया तो मुझे और धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ती गई और हिस्ट्री भी थोड़ा दिलचस्पी हुई मेरी हिस्ट्री में, तो मुझे पता चला कि उर्दू जो है वो दिल्ली की अपनी भाषा है। हाँ। कोई ये बात मतलब मुझे कई बार ये बात लगती थी कि दिल्ली की अपनी कोई भाषा नहीं है। अगर आप देखें तो अपना कोई कल्चर नहीं है, एक इंडिविजुअल कल्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि ये एक रिफ्यूजी कैंप रहा है हमेशा से। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि 1725 में मीर हुए इस देश में, मीर तकी मीर, और उन्होंने वो बहुत मतलब उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, यानी गॉड ऑफ उर्दू पोइट्री। तो उस दौर में जब जो मुग़ल किंगडम्स थे दिल्ली में ही उनका बेस था, जाहिर सी बात है, और वहाँ फ़ारसी बोली जाती थी, जो रॉयल लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी, और जो लोगों की भाषा थी जो आम बोलचाल की वो खड़ी बोली थी, जिसमें ब्रज भाषा आती है, आपकी मैथिली आती है, खड़ी बोली जिसको कहा जाता था उस वक्त। तो ये हुआ करती थी। और बाकी जो ब्राह्मणिज्म के चलते जो एक पढ़ा लिखा तबका था वो संस्कृताइज्ड हिंदी बोलता था, वो लेकिन पब्लिक में नहीं थी, मासेस की भाषा खड़ी बोली थी। और मीर ने उस दौर में बहुत कम इंटरेक्शन था उर्दू और फ़ारसी लैंग्वेज के जो एलीट क्लास थे और जो तब आम तबके का, लेकिन इस चक्कर में कोई लिटरेचर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, कोई पढ़ नहीं रहा था क्योंकि टेक्स्ट जो था वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। तो मीर को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने उर्दू को क्रिएट किया एक तरह से, जिसको उस दौर में रेख्ता कहा जाता था, वो मीर ने किया। उन्होंने फ़ारसी के कुछ शब्द लिए, उन्होंने हिंदी खड़ी बोली के कुछ शब्द लिए, संस्कृत के शब्द उठाए। पहले भी लोग ये कर रहे थे, पहले भी पोएट्स ये कर रहे थे, पर वो बहुत टूटा फूटा तरीका था। मीर ने उसकी जो ग्रामर सेट की कि उसमें क्या नियम होंगे, उसमें क्या मुहावरे होंगे, कैसे फ़ारसी के मुहावरों को उन्होंने उर्दू में कन्वर्ट किया, कैसे हिंदी के मुहावरों को, खड़ी बोली को उन्होंने पॉलिश किया, वो उनको क्रेडिट दिया जाता है। वो यहीं दिल्ली में पैदा हुई। लेकिन हमने उसको अब आपने रिलीजन से कनेक्ट कर दिया, वो लिंक दे दिया है। बिल्कुल, उसे रिलीजन से कनेक्ट कर दिया गया। ये मेरे हिंदी और पंजाबी भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज अगर दिल्ली का कल्चर आप देखें तो वो पंजाबी कल्चर से थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, और थोड़ा यूपी है क्योंकि साइड में, तो उर्दू, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हाँ यही आसपास हैं स्टेट्स हैं। तो इसलिए पंजाबी कल्चर की भी एक छाप है दिल्ली पे मोस्टली। हिंदी तो जाहिर है भाषा है ही, और उसके साथ साथ उर्दू की भी छाप है, क्योंकि पुरानी दिल्ली है और यहाँ हमेशा से मुग़ल सल्तनत रही। तो इस निगाह से देखा जाए तो मुझे एहसास हुआ कि पंजाबी और उर्दू ये दो मेरी भाषाएं हैं। मुझे हमेशा से इस चीज़ का एक वॉइड था कि दिल्ली की हूँ मैं, तो दिल्ली का कोई कल्चर नहीं है मेरा, एक डिफाइंड कल्चर नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि ये मेरा कल्चर है और ये मेरी भाषाएं हैं जिन्हें कभी किसी ने बताया नहीं मुझे। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन्हें सीखूं, और इतना तो सीखूं कि मैं पढ़ सकूं और लिख सकूं इन्हें। मैं बच्ची हूँ इन दोनों भाषाओं की। हालांकि लोग कहते हैं कि उर्दू भी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं वो, कि उर्दू और हिंदी एक ही है बेसिकली आज के दौर में। लेकिन ये मेरी भाषाएं, तो फिर मुझे जब एहसास हुआ तो मैंने फिर ये दोनों भाषाएं सीखी, लिखनी, पढ़नी, बोलनी, और अभी भी जारी है ये प्रोसेस। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि उर्दू जो है वो दिल्ली की नेटिव लैंग्वेज है, और इससे ज़्यादा अपना कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है। उर्दू में कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है कि यार ये वर्ड पे आकर के तो जैसे मज़ा आए कि यार ये क्या शब्द है, कोई ऐसा एक शब्द या कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट है उर्दू में? मुझे लगता है उर्दू, मुझे पर्सनली लैंग्वेज बहुत पसंद है। ये सब लोग कहते हैं कि उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़बान है और फोनेटिकली बहुत प्यारी ज़बान है। उर्दू में ड़ का साउंड नहीं है, ड़ और जो हार्श साउंड्स हैं वो नहीं है। उर्दू में जो ख का साउंड है, ख और क और ग, उसको नुक्ते के साथ एक बहुत सॉफ्ट साउंड बना दिया जाता है, ख और क और
यू नो, तो ये साउंड्स जो हैं ये सॉफ्टली निकल जाते हैं, तो इसलिए ये चुभती नहीं है कानों में। तो मुझे ओवरऑल ये लैंग्वेज बहुत प्यारी लगती है। बहुत सारे शब्द हैं, मतलब रक्स मुझे बहुत पसंद है। रक्स नाचने को कहते हैं, नृत्य को कहते हैं। Okay. तो रक्स मुझे शब्द बहुत पसंद है, जश्न और सारे मतलब इस तरह के जो इश्क जो शब्द हैं बहुत प्यारे शब्द हैं। वो तो भाषा सीखनी चाहिए, मुझे लगता है हर किसी को, खास तौर पे दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल सीखनी चाहिए मदर टंग। लोगों को मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक ऐसा लगता है कि यार अगर अंग्रेजी नहीं सीखी तो ज़िंदगी में काम वाम नहीं चल पाएगा, धंधा नहीं कर पाएंगे, यू नो, नौकरी नहीं कर पाएंगे। और जब आशिकी की बात होती है तब लगता है उर्दू आनी चाहिए थी, आशिकी नहीं कर पाएंगे। इस स्टीरियोटाइप का क्या टेक है इस पे? मुझे लगता है कुछ हद तक ये कुछ हद तक सच है। हर स्टीरियोटाइप के पीछे थोड़ा सा सच होता है और बहुत सारा झूठ होता है। हाँ। तो कुछ हद तक इसमें थोड़ा सा सच ये है कि भाई आप देखें तो अंग्रेज़ी भाषा जो है वो यूनिवर्सली बोली जा रही है काफ़ी जगहों, तो जाहिर है उससे थोड़ा बेनिफिट है कमर्शियली। और उर्दू मोहब्बत में, जैसा हमने कहा, फोनेटिकली बहुत खूबसूरत भाषा है। शायरी में शायरी का जो एसेंस है वो बहुत हद तक इश्क से जुड़ा हुआ है। यू नो, इश्क और हुस्न के बीच की गुफ्तगू जो है उसे शायरी कहते हैं डेफिनेशन वाइज। तो शायरी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली गज़ल की, बेसिकली नॉट शायरी, गज़ल की जो डेफिनेशन है वो है कि इश्क और हुस्न के बीच की जो गुफ्तगू है उसे गज़ल कहा जाता है। तो इश्क और हुस्न अगर आप देखें तो आमतौर पे इश्क प्यार और हुस्न खूबसूरती, तो इसमें हुस्न जो है वो आमतौर पे माशूका होती है और इश्क जो है वो आशिक होता है, जो शायर, जो मेल वो है। तो इस तरह से इनके बीच की गुफ्तगू है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा गज़ल का मोहब्बत के बारे में है। वस्ल और हिज्र जो हैं, यानी मुलाकात इश्क में, और हिज्र यानी सेपरेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत तक लिमिटेड है शायरी। गालिब मेरे ख्याल से मॉडर्न गज़ल के जो एक तरह से जो पहले शायर कहे जाते हैं वो गालिब कहे जाते हैं। गालिब से पहले मीर और ये जो दौर था वहाँ ट्रेडिशनल शायरी चलती थी। तो मतलब अगर आप देखें दो जो हिस्से हैं शायरी के, उर्दू शायरी के, वो उसमें कदीम शायरी और जदीद शायरी कहा जाता है। तो कदीम यानी पुरानी शायरी, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री, और जदीद शायरी यानी मॉडर्न शायरी। तो मॉडर्न शायरी जो है वो गालिब से ही शुरू होती है। तो उसमें बहुत सारे इश्क से निकलकर जो नफ्सियाती पहलू जिसको बोला जाता है, यानी जो आपके सोल और जो स्पिरिचुअल तो नहीं, बट जो आपकी और भी मरहले हैं जो अंदर आपके गुजर रहा है, आपके दुख हैं। नफ्सियाती का वर्ड इज बेसिकली नर्वस सिस्टम से, हाँ, नफ्स से निकला है। नफ्स आपकी सांस को कहते हैं। तो इस तरह की जो इश्क से अलहदा भी जो बातें हैं, दुनिया को देखकर जो दुख है आपके जहन में, जो रोज़गार का मसला है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को, इन पहलुओं को, तन्हाई है और एग्जिस्टेंशियल जो टॉपिक्स हैं, इन चीज़ों को भी गज़ल में लेकर आए गालिब, और इसलिए उनका कद इतना बड़ा है शायरी में। तो बहुत सारे ना पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर, हु आर डीलिंग विद हाउ चिल्ड्रन यू नो लुक एट लैंग्वेजेस। लाइक मेरे को पता है मेरे घर में बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट करा गया कि हम लोगों को पंजाबी बोलनी है। जी, है ना, वी आर अ पंजाबी फैमिली एंड मॉम डैड पंजाबी में बात करते थे। और बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उन्होंने कि यार तुम पंजाबी ज़रूर सीखो, ये हमारी लैंग्वेज है। टू अ सर्टन एक्सटेंट दे फेल्ड, बट आई थिंक इट वर्कड व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड्स इन स्कूल टॉकिंग इन पंजाबी। तो मैं उनसे सीखा। योर पेरेंट्स माइट नॉट बी योर बेस्ट टीचर्स, लेकिन मैं उनसे सीख गया, तो इट वॉज अ विन विन फॉर माई पेरेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और ये मैं बहुत एक क्लियर फ़र्क देख रहा हूँ शहरों में वर्सेस द Tier 2 Tier 3 सिटीज़। हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आई सी वेरी क्लियरली दैट देयर इज़ अ लॉट मोर फोर्स ऑन लर्निंग इंग्लिश और अ जर्मन और अ स्पेनिश और अ फ्रेंच
उर्दू और हिंदी वाले बहुत, मतलब मैं कभी अक्सर बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट सरप्राइज होता हूँ जब मुझे कोई दिल्ली का या बॉम्बे का बंदा मिले या बंदी मिले जो अच्छी उर्दू बोलते हो या अच्छी हिंदी जानते हो, बिकॉज बहुत रेयरली होता है वो। हाँ और अक्सर जब मैं थोड़ा टटोलता हूँ उसको तो पता चलता है कि यार कहीं ये बीच में 3 साल कोई लखनऊ रह के आया है, कहीं कुछ चेंज हुआ है, somebody who stayed there. And when I look at it, if I go back one more step, then I look at the economics of it. I think the challenge is where parents also see कि यार इससे मेरे बच्चे का फ्यूचर नहीं बनने वाला। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं जब स्कूल में लिखता था, थोड़ा बहुत लिखता था, जब कविता लिखता था, शायरी लिखता था, तो पापा अक्सर बोलते कि तू भी ना प्रेमचंद जैसा है, तेरे जीते जी तो भूखा मारेगा, जब तू मर जाएगा ना तब तेरे नाम पे चाहे सड़क खुल जाएगी, स्कूल खुल जाएगा। अक्सर मेरे डैड मुझे ये बात बोलते थे और मुझे बुरा लगता था उस टाइम पे। अब हंसी आती है, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज एज अ पेरेंट आपको शायद उतना आर्ट से, शायरी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना सोचते नहीं हो कि ठीक है यार कुछ लिख रहा होगा। द ओनली थिंग यू आर कंसर्न अबाउट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, कि यार कल को तुम पेट कैसे पालोगे, कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे, घर कैसे चलाओगे। Do you think that is a big barrier that we are running away from these languages? Because I see that at the same time when I look at people who are जो हमारे spokespersons है, if there are and I will not go into their personal political opinions, but if I have to just give an example, there are 100 English speaking journalists who have very good command on English, but there is one Ravish Kumar, राइट, है ना, जो कड़ी हिंदी में ही बात करते हैं, जिनकी हिंदी बहुत ज़्यादा साफ है। अंग्रेजी में वो उतना अच्छा शायद बात करते भी नहीं, और कभी मैंने करते देखा भी नहीं। थोड़ा बहुत करते होंगे, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एंड वन ऑफ द वेरी इन्फॉर्म्ड पीपल इन आवर कंट्री, एंड आई एम नॉट, एज आई सेड, आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉलिटिकल ओपिनियन और हिज वर्क, you know, it's between him and his counterparts and his competitors, लेकिन एक बहुत बड़ा डिवाइड दिख जाता है कि यार एक ये आदमी है और एक बाकी हमारे जो भी बड़े बड़े चैनल्स में जर्नलिस्ट हैं, वो हैं, एंड दे आर डेफिनेटली डूइंग बेटर। व्हेन आई लुक एट द फाइनेंसेस, व्हेन आई लुक एट द फाइनेंशियल साइड ऑफ दिस, दोज पीपल आर डूइंग बेटर। बट एट द सेम टाइम जब हम बॉलीवुड को देखें तो आपका चार्ल्स डिकन्स और क्या नाम है, ये सारे शेक्सपियर के भी जिन, मतलब विशाल भारद्वाज ने बनाई है मूवीज, बट दे आर ऑल अगेन ही इज प्रो इन उर्दू लैंग्वेज। क्या लिखता है यार वो बंदा। तो यहाँ पे व्हाट डू यू सी, वेयर इज द डिस्कनेक्ट देयर? अगर पेरेंट्स की बात करें, बिकॉज आर्ट नहीं समझ में आता यार मुझे एज अ पेरेंट, मेरे को अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, मैं आर्ट नहीं देखूंगा बैठ के। हाँ नहीं, तो ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न है मुझे लगता है। आप मतलब आज से 200 साल पहले अगर आप मीर और गालिब को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो शायरी से कमा रहे थे, या वो मतलब खाना तो उन्हें भी खाना था ना। तो गालिब उस दौर में जो शायर होते थे उन्हें पेट्रोनाइज किया जाता था। जो नवाब थे या जो एम्परर्स थे, जो राजा बादशाह जो भी होते थे, वो उन्हें पेट्रोनाइज करते थे। उन्हें अगर आप अच्छे शायर हैं तो आपको एक सर्टन अमाउंट राजा के यहाँ से भेजा जाता था, वो आपको एक पैसा दिए जाते थे। तो गालिब जो हैं उन्होंने भी अपने दौर में ये आपके जो दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र थे उस टाइम पे, तो वो पेट्रन थे उनके। और जब 1857 के वॉर में जब बहादुर शाह ज़फ़र को मतलब उन्हें ख़त्म कर दिया ब्रिटिश हुकूमत ने और उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे वक्त में फिर गालिब के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था कहीं से। और फिर वो रामपुर गए। रामपुर एक छोटा सा एक ये प्रोविंस था जहाँ पे नवाब, जो रामपुर के नवाब थे, उन्होंने वो उनके बहुत पनाह दी उनको। हाँ, वो उनके बहुत फ़ैन थे और उन्होंने उन्हें मतलब उन्हें एक वजीफ़ा
या जो कहा जाता था कि एक छोटा सा अमाउंट एक हर मंथ पहुंचेगा, वो उन्होंने उनको दिया। और गालिब का दौर भी काफ़ी मुश्किल दौर से कटा, उनकी उम्र भी काफ़ी मुश्किल वक्त से, मतलब काफ़ी मुश्किलों में गुजरी फाइनेंशियली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मतलब शायरी में इतना उलझे रहते थे कि वो और कुछ नहीं कर पाते थे, इतना ड्रेनिंग होती है ये प्रोसेस। और फिर आपके अंदर एक अलग गुरूर भी होता है जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप यू डू नॉट वांट टू डू यू नो रेगुलर स्टफ, तो ये भी अपने आप में एक बात है। तो गालिब के घर में भी पैसा नहीं था, तो उन्हें पेट्रनाइजेशन मिलता था, मतलब पैसा मिलता था राजाओं से उस दौर में, आर्टिस्ट को मिला करता था। आप सब जानते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें तानसेन एक म्यूजिशियन थे, और यू नो अकबर और बीरबल एक चुटकुले सुनाने वाले, आज स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो शायद कहीं, ये कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, प्लीज़ मत बनाइए, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक समझदार आदमी थे, मज़ेदार आदमी थे। तो इन लोगों को आर्टिस्ट्स को और दिलचस्प लोगों को जो है राजा कुछ पैसा दिया करते थे, यहीं से घर चलता था। आज के दौर में वो दौर है नहीं। आज सरकार स्पोर्ट्स आज के दौर में जो तरक्की कर रहा है, मतलब कंपैरेटिवली फिर भी वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स, ओलंपिक्स हैं एक दुनिया में, और गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोनाइज करती हैं आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स मैन को, स्पोर्ट्स पीपल को, और जो कंपनीज़ हैं वो भी स्पॉन्सर करती हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, ताकि वो जाके अपनी ट्रेनिंग ले सकें और वो यू नो पार्टिसिपेट कर सकें ओलंपिक्स में। तो ये चीज़ जब तक नहीं है लैंग्वेज के साथ या आर्ट के साथ, तब तक कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगी अपने बच्चों के लिए कि वो शायरी में दिन भर बस शायरी करें और कुछ ना करें। और तो फिर शायरी का फ़ायदा क्या है, पोइट्री का फ़ायदा है कि आप जीना चाहते हैं, मतलब आपको जीने की एक वजह देती है शायरी। आप नौकरी करके कौन जीना चाहता है जीवन में? नौकरी कभी जीने की वजह नहीं हो सकती। नौकरी जो है मतलब बहुत रेयरली कोई अगर होगा ऐसा जो फुलफिलमेंट जिसको मिल रहा हो नौकरी में। जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है, देयर आर 2 थिंग्स, देयर इज़ अ वाई एंड देयर इज़ अ हाउ। सो वाई डू यू वांट टू लिव एंड हाउ विल यू लिव? सो जॉब एंड कमर्शियल एस्पेक्ट जो है, इट प्रोवाइड्स यू अ हाउ, इट्स द आंसर ऑफ हाउ आर यू गोइंग टू लिव। बट वाई डू यू रियली वांट टू लिव? देयर लाइज द पर्पस। एंड अ जॉब और you know that you have a salary of $100 million is not the purpose of life, and it can never give you that fulfillment. The fulfillment can be that you are providing a good life to your kids. That can be a why. But money can never be a why. So so you need something else. Now if you do not have kids, usually people have a family only to get that why. इसीलिए लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि वो वाई चाहिए जीवन में। और अगर आप उस रास्ते, या तो आप जा सकते हैं जो हज़ारों लोग जा रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक दूसरा वाई ये है कि आप आर्टिस्ट हों, और जब आप आर्टिस्ट होते हैं तो आपको वो जो फुलफिलमेंट मिलता है हर एक गज़ल कहने पे, हर एक पेंटिंग बनाने पे, हर एक फ़ोटो खींचने पे, कुछ खाना बनाने में, कुछ दिलचस्प क्रिएट करने में, फिल्म बनाने में, तो वो जो फुलफिलमेंट है, इट्स द रीज़न वाई यू आर लिविंग. So both are important. You cannot ignore that. The ideal situation would be that you have your commercial sorted, और उसके साथ साथ आप अपना शायरी करें. ये बाकी अगर कहीं क्लिक कर जाए तो कर जाए. हाँ, मतलब आम तौर पे क्लिक कर जाए तो हाँ, मतलब शायरी से अगर आपका फ्यूचर चल सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये यूटोपियन है. आई डू नॉट थिंक ये हमारी रियलिटी will allow that. It's not a very realistic situation, and I am a rational person. I like to believe that I am a rational person. So I think शायरी और आर्ट जो है उसको आप अलग रखें. और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप आर्ट को कमर्शलाइज करेंगे तो उसके अंदर से आप ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि कोई तो पैसे दे रहा है ना आपको. वो एम्पैथी खत्म हो जाती है. वो एम्पैथी और आपका ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, बिकॉज आपको व्हेन समबडी इज स्पॉन्सरिंग इट, यू हैव टू थिंक ऑफ दैट पर्सन.
राइट वाइल वर्किंग ऑन इट। एंड और ये गालिब और उस दौर के लोग भी करते थे, जो उन्हें पैसा मिलता था बादशाह से, तो बहुत लोग कसीदे कहा जाता था। कसीदा इज़ अ फॉर्म ऑफ उर्दू पोइट्री विच इज़ बेसिकली प्रेजिंग द किंग, जो हिंदी में भी वीररस कविताएं हुई हैं, जो पृथ्वीराज रासो लिखा था सबसे पहली, उसको बहुत पुरानी कविता कहा जाता है, चंद्रवरदाई आई थिंक हिंदुस्तान में थे। तो ये इस तरह के जो बहुत जेस्टर्स होते थे और सिंगर्स होते थे, जो हु यूज्ड टू सिंग लॉरेल्स टू द किंग एंड द किंग वुड पे देम, बट दैट्स नॉट पोइट्री, दे डिड नॉट सर्वाइव, मतलब मोस्ट ऑफ इट, so the idea is to keep them separate and to follow them both. फेवरेट शायर कौन है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है मैंने, पर जाहिर है गालिब और मीर के बियॉन्ड, अगर आप गालिब और मीर का नाम ना लें तो जो शायर कम्युनिटी है वो बुरा मान जाती है। तो क्योंकि आप अगर उनको पढ़ लेंगे तो फिर जाहिर है, मतलब उन्होंने इतना कमाल की शायरी की है और इतनी फ़िलॉसफी है उसमें कि आप ना नहीं कह सकते। लेकिन उनके बियॉन्ड जाके भी मुझे लगता है, गालिब और मीर के बियॉन्ड भी जॉन एलिया ने कुछ बहुत अच्छे शेर कहे हैं। हालांकि आज के दौर में वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं, जॉन एलिया। हाँ, बहुत लोग, yes, I've realized in the last 2 years. जी, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वो जो सलमान खान जैसे हैं ना, कि वो भाई बन गए हैं, वो दिलजले आशिकों के। तो वैसे ही जॉन एलिया भी दिलजले आशिकों के भाई बन गए हैं। कि जॉन एलिया इज अ ट्रेंड नाउ। हाँ, क्योंकि उन्होंने, जॉन एलिया की स्टोरी बहुत ड्रामेटिक है। मोहब्बत हुई, फिर वो नहीं सक्सेसफुल हुई, और फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी छाती पीट कर उस मोहब्बत का मातम भी किया, और शायरी ऐसे ही की पढ़ी है, सर पीट कर शायरी की है उन्होंने, बाकायदा मुशायरों में उसके वीडियोज़ हैं। तो ये जो ड्रामा है थोड़ा पसंद आता है लोगों को। लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर आप जाएं तो जॉन एलिया के कुछ बहुत प्यारे शेर हैं जो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल हैं और एकदम हैरान कर देते हैं। उसके अलावा मुझे इरफ़ान सिद्दीकी बहुत पसंद है। इरफ़ान सिद्दीकी और फैज़ अहमद फैज़ तो मतलब एक, अगर आप माइनॉरिटी, किसी भी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं और बहुत प्रिविलेज्ड आपकी लाइफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि एहतजाज यानी रेवोल्यूशन जो है वो आपकी ज़ात का हिस्सा होना चाहिए। आप एक रिबेलियन अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं तो आप इग्नोरेंट हैं, वो अलग बात है, पर होना चाहिए एक रिबेलियन आपके अंदर। किसी भी माइनॉरिटी, जैसे मैं एक महिला हूँ, मैं एक माइनॉरिटी हूँ, जेंडर माइनॉरिटी हूँ अपने उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि होना तो ये हर दौर पे चाहिए, पर एक प्रिविलेज क्लास का मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने देखा नहीं एक मुश्किल वक्त, अगर तो ठीक है नहीं है, लेकिन रेवोल्यूशन जो है वो अगर आपने देखा है थोड़ा भी मुश्किल वक्त, तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप अथॉरिटी के ख़िलाफ़ खड़े होने का हिम्मत रखें, और आप जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। और अगर आप में है वो रिबेलियन, और आज के दौर में तो वो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप में वो रिबेलियन है तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उनकी हर नज़्म आपको ऐसे अंदर तक आपको स्पाइन चिलिंग एक एक्सपीरियंस देती है, और मतलब बहुत ही दिलचस्प। तो मुझे लगता है कि फैज़ अहमद फैज़ का नाम लिया जाना चाहिए। इरफ़ान सिद्दीकी बहुत ज़बरदस्त शायर लगता है मुझे, वो भी, उनको बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ पर रेवोल्यूशन जो है वो मोहब्बत की शक्ल में दिखता है। जब वो कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो एक निगाह से आपको पता होता है कि वो एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक रेवोल्यूशन है जो, या जब रकीब उनकी जो नज़्म है, मुझे देखनी पड़ेगी बट मैं पढ़ नहीं सकती। मुझे एक ना किस्सा याद है, मैंने सुना था किसी से, मुझे नहीं पता सच में ये हुआ था कि नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि फैज़ अहमद फैज़ को जेल हुई थी। हाँ। और जब वो जेल के बाहर आए थे तो इकबाल बानो उनको लेने गई थी, और जब वो लेने गई थी तब उन्होंने उनको बोला था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, कि आई विल नॉट बी एबल टू लव यू द सेम वे।
देखिए मैं आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे भी इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि फैज़ अहमद फैज़ 1970 के आसपास जो दशक था जब ज़ियाउल हक का एक मिलिट्री रूल था, एक फैशिस्ट रूल था पाकिस्तान पे, उस दौर में बहुत सारे फराज अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ बहुत सारे पोइट्स निकले। इकबाल बानो जो हैं वो बहुत, उनका भी शानदार किस्सा है, जब उन्होंने हम देखेंगे गाया था, वहाँ पे बिंदी लगाना और साड़ी पहनना जो है वो गलत माना गया था रिलीजन के हिसाब से। तो उन्होंने जब ये उन्हें पता चला था कि ज़ियाउल हक या ऐसे अथॉरिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर रहेंगे एक कॉन्सर्ट में, तो वो जानबूझकर शायद काली साड़ी पहनकर वो गई और उन्होंने एक गाना गाया उनके सामने बैठकर, और शायद फिर उसके बाद वो गिरफ्तार कर ली गई। मुझे बहुत ज़्यादा उसके बाद बहुत वक्त तक जो जितने लोगों ने उस कॉन्सर्ट को अटेंड किया था उनके घरों पे छापे पड़े थे कि किसी के पास कहीं उस कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग ना हो, तो बाहर पब्लिक में ना निकल जाए, लेकिन वो पब्लिक में है, यूट्यूब पे है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो तालियां सुनाई देती है, पता चलता है। हाँ बिल्कुल। और तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो तो उस टाइम पे अलंबरदार थे एक तरह से, ही वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ दैट रेवोल्यूशन, और उनकी जो तमाम गज़लें नज़में हैं, हम देखेंगे हो या आज बाज़ार में पाबजौला चलो, इसको कहा जाता है कि जब वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था और जेल में उन्होंने ये लिखी थी, और जब वो शायद उस जेल से बाहर आए, कुछ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट था या कुछ था, उन्हें तांगे पे बैठा के लाया जा रहा था और वो तांगे से जा रहे थे इस तरह, और पीछे एक हुजूम उनको देखकर, एक हुजूम मतलब तांगे पे से इमेजिन कीजिए वो जा रहे हैं आगे पीछे की तरफ बैठे हुए, और उनके आगे आगे उनको मतलब देखकर उनके आगे आगे एक हुजूम चलने लगा था उनके पीछे, मतलब उनके तांगे के पीछे, और तब उन्होंने ये नज़्म कही कि आज बाज़ार में पाबजौला चलो। तो बहुत सारी उनकी एक नज़्म है कि इश्क अपने मुजरिमों को पाबजौला ले चला, तो जिसमें जो बहुत मतलब मैंने उनको थोड़ा जितना पढ़ा है, तो हर एक नज़्म जो है अपने आप में वो एक अद्भुत ब्लेंड है ऑफ लव एंड ऑफ रेवोल्यूशन, एंड यू कैन सी बोथ वॉकिंग हैंड इन हैंड इन दैट इन एवरी पोम। और उसी तरह से इरफान सिद्दीकी जो हैं, उनके यहाँ मोहब्बत जो है वो एक एहतजाज का रंग लेकर चलती है। उनकी शायरी में, उनकी गज़लों में आपको रेवोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो ऐसा दौर नहीं देखा है उन्होंने फाशिज़्म का, तो लेकिन उनकी पोइट्री जो है वो हार्ड कोर रोमांटिक पोइट्री है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पोइट्री में इतना रिबेलियन है और इतना मैडनेस है और इतना पैशन है दैट व्हेन आई इमेजिन यू नो एन आइडियल सिनारियो इन इरफान सिद्दीकीज़ पोम्स, तो वो जो मेरे निगाह में आता है एक बड़ा सा डेज़र्ट है, एक दश्त है, और उसमें एक आदमी टूट कर गिरा हुआ है और उसके चारों तरफ एक स्टॉर्म, यू नो, ही इज़ इन द मिडल ऑफ दैट स्टॉर्म। तो वैसा माहौल आपको उनकी शायरी में मिलता है कि मतलब एकदम मज़ा आ गया। हाँ, मतलब वो आदमी एकदम जुनून में पागलों की तरह लिख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि पोइट्री कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आर्ट, मुझे लगता है ओवरऑल आर्ट जो है, ओवरऑल आर्ट बिल्कुल ज़रूरी है। आप को महसूस करने का मौका देती है आर्ट, मतलब टू फील एंड टू एम्पैथाइज विद अदर पर्सन, विद द अदर पर्सन सिचुएशन, और इतने सारे नज़ारे आपके सामने खोलती है और इतना आपकी इमेजिनेशन को एक यू नो एक बूस्ट करती है, और आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स बूस्ट होते हैं। तो यही है। और कहीं ना कहीं आप इमोशनली, जब आप किसी और के इमोशंस से जुड़ते हैं तो आप में एम्पैथी डेवलप होती है, तो आप दूसरों को के बारे में सोचना सीखते हैं, और ऑब्जर्वेंट बनते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशंस को, तो उससे आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो इंसान आर्ट में बिजी है, चाहे वो कंज्यूम कर रहा हो चाहे वो क्रिएट कर रहा हो, अगर वो अच्छे से जेन्युइनली, ऑथेंटिकली, विदाउट एनी डिज़ायर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स, वो अगर जेन्युइनली आर्ट में कर रहा है तो आर्ट भी उसको कंज्यूम कर रही है। इट इज़ अ वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस,
it will not leave you time to bitch about other people, to create conspiracies, to have ill feelings about other people, to create wars. It will not leave you any time. You will not have time to. एक बहुत बड़ी आयरनी निकल के आ रही है मुझे था, क्योंकि हमने जहाँ से बात शुरू करी थी और जब तुम अभी बोल रही हो ना, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अपने अगर आप दुख ढूंढ पाओगे तो उसी में आपको खुशी भी मिल जाएगी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और यही पूरा आई थिंक द आइडिया ऑफ लाइफ इज़ दैट जीवन जो है वो अपने आप में इट्स अ स्ट्रगल टू नॉट डाई. इट्स जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ स्ट्रगल टू जस्ट अवॉइड पेन. बुद्धा ने कहा है टू लिव इज़ टू सफ़र. हर धर्म जो है, हिंदू धर्म में पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है. क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव जब गलती करते हैं तब वो ज़मीन पर, पृथ्वी पर भेजे जाते हैं. दिस इज़ इट. लाइफ इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. Every religion preaches that. It is pain, it is suffering, and every religion says that it will give you the route to salvation. तो इसका मतलब कि जीवन जो है वो दुख है ना, और उस दुख में आपको उस दुख से डिस्ट्रैक्ट होना है बस. You have to find your own distraction till you actually end up in a grave. That's the whole idea of living, and that is what matters. You can do anything, but it is just a distraction. If you it will just boil down to a distraction. आप चाहें शाहरुख खान की तरह किसी बड़े एक $multi-million उसमें रह रहे हो मैंशन में, और चाहें आप एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख रहे हो. अगर आप उस अपने दुख को भूल पाए हैं, या आप ड्रग्स कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली एवरीथिंग इज़ अ रीज़न टू इट्स अ मीन्स टू अवॉइड पेन, और वो एक मोमेंट्री ही रहेगा. कुछ भी मोमेंट्री ही रहेगा. इट कैन नेवर बी लॉन्ग लास्टिंग. द ओनली वे टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग इज़ टू एक्सेप्ट इट. दैट्स इट. If I don't like you but I have to live with you, how far can I avoid you? Except that I sit with you and I be like कि यार देख मोहित, नहीं निभ रहा है यार अपन का, क्या प्रॉब्लम है, लेट अस सॉर्ट इट आउट. ठीक है, मेरे को तेरे ये बोलने से प्रॉब्लम है, डोंट से दीज थिंग्स, आई विल अवॉइड यू. मैं ऐसा करती हूँ, इस तरह से. दिस इज़ द वे दैट वी कैन लिव टुगेदर. यू हैव टू कम सिट एंड रिकनसाइल. आर्ट गिव्स यू अ वे आउट टू डू दैट. It gives you a moment to just sit together and sort it out. तो अगली बार कोई ऐसा शेर पढ़ूं जो अवॉइडिंग वाला हो तो समझ जाओ कि मेरे लिए है. नहीं, अवॉइड करके कुछ नहीं है यार. You are one of the people who have accepted life as it is. At least is trying to. I'm trying. Yeah, and that is the saner thing to do. To just it's a tough thing. No doubt about that. बट आसान किसके लिए है? मैं तो ये भी सोचता हूँ कि आसान किसके लिए है. हाँ, मतलब there is no other option. It's sad when I see people like younger people, and not younger people, that's bias, but like in general people trying to just avoid sadness. They are found in pubs and office के बाद they are going for a drink, they are coming back, they are scrolling their internet, their Instagram constantly, Netflix पे और यहाँ, and they are going on expensive vacations. It's good कुछ हद तक, but you need to ask yourself if you are actually doing it for pleasure or if you are just escaping, because that's not gonna work. मुझे ना इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से थॉट आ रहा है, जो एक शख्स हैं जो तुम्हारी और मेरी फेवरेट हैं. अरफा सैयदा ज़हरा शेरवानी. नहीं, अच्छा ओके. अरफा सैयदा ज़हरा मैम. अच्छा सही. हाँ, पाकिस्तान. जी. मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने बोला था कि यार ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए अगर हम लोग एक दूसरे से वो सवाल पूछें जो क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा. तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये कि आप सिर्फ इतना पूछना कि यार क्या हुआ, दिक्कत है क्या, खुश हो, ठीक हो, कुछ मदद चाहिए. अगर हम इतनी बेसिक चीज़ें जो हमें लगता है कि यार हम मरने के टाइम किसी से पूछते हैं, या हमसे पूछी जाएंगी कल को जाकर कि क्या तुम अच्छे इंसान बने,
क्या तुमने किसी का भला करा? सिर्फ इतना पूछ लो तो जिंदगी आसान हो जाती आसान हो जाए, बिल्कुल. देखिए यही है ना कि द डीपेस्ट कॉन्वर्जेशंस आर द मोस्ट टफ टू हैव. Yeah. You know, you cannot have those conversations with just about anybody. You need to develop that bond. You need to create a safe space between two people to have those deep conversations. Ki what are your fears? Right. What are your regrets? You don't want to die alone. You know, what are the regrets that we, the bad things that we have done? You know, why you're not a good person? Right. You know, so these are the things that you cannot have because लेकिन once you have those things, those conversations with somebody, you are just bonded for life. Right. मतलब ये it's like these conversations create friends for life. So it's like that for, I think, for sadness also, you know. And for art as well. For art as well. You Art start gives you loving a it when you start expressing through it and venting हाँ. out and it, you know, tunneling your emotions, channeling your emotions. बिल्कुल बिल्कुल. I think every tougher route always leads you to a better place. मुझे ऐसा लगता है कोई भी the route less traveled as they say, कि वो जो रास्ता सबसे कम लिया जाता है वो मुश्किल ज़रूर होता है, उस वक्त डर बहुत लगता है, लेकिन it leads you to a better place. It's a much better view out there. So चाहे वो relationships में हो, चाहे वो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस में हो, चाहे वो आर्ट के मामले में हो, जिस चीज़ से भागने का मन करे उसकी तरफ भाग लो तो जिंदगी आसान हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कि करना चाहिए लोगों को, तो आर्ट तो बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए. आई थिंक आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर पेरेंट्स ऑल्सो टू डू दैट. यू नो, मतलब मैं आई विल टेल यू, आई हैव रिलेटिव्स जिनके बच्चे अभी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th 11th में हैं, 12th में हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग एंड दे टेक सो मच प्राइड इन सेइंग कि हमारा बच्चा तो पूरे टाइम पढ़ाई करता रहता है, पूरे टाइम वो वेकेशन पे नहीं जा रहा है, वो कह रहा है मम्मी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. एंड आई जस्ट बिकॉज दे आर माई पीपल, है ना, आई वुड टेल देम कि यू नो कुछ टेक अ ब्रेक एंड रीड अ बुक. You know, I will suggest you recommend you some good novels, and you are like good 17 years old, you know, so you should start reading good literature. I will recommend you beginners के लिए. And they are like नहीं ये सब मेरे को तो टेक्स्ट बुक्स अभी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स. And they are just in 10th 11th. ऐसा नहीं है कि मतलब हफ्ते भर बाद एग्जाम है. They are in 10th 11th and I am like कि थोड़ा टाइम निकालना ये ज़रूरी है. एंड द पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक अरे उसको चाहिए ही नहीं बुक यार, उसको नॉवल वगैरह पढ़ना ही नहीं है, मैंने तो उसको कहा है, हमने तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है. कितनी ज़्यादा खूबसूरत बात है मुझे था कि जहाँ पे भी एक लेटिंग आउट की बात हो या कमिंग टू टर्म्स विद योर ओन लाइफ, राइट, आर्ट एक बहुत अच्छा एस्केप रूट है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक इट्स नॉट इवन, आई वुड नॉट वांट टू कॉल इट एन एस्केप रूट, आई वुड कॉल इट अ सपोर्ट प्लान. आपको ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ज़िंदगी में थोड़ा सा बेहतर जीने के लिए बिल्कुल एक आर्ट का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ज़रूरी है ये आपको. इट नर्चर्स यू फ्रॉम विद इन, you know, and the emotional side of you and also the analytical side of you, the thinking side of you. I think it's very important. मुझे इस कॉन्वर्सेशन से इतना कुछ सीखने को मिला, एंड स्पेशली आई थिंक पीपल हु आर लिसनिंग टू अस विल have a newfound love, a newfound respect, or at least a newfound curiosity for the world of poetry, for languages like Urdu and Hindi, क्योंकि है सब अपने आप को, अपने अल्फाजों को, अपने फीलिंग्स को जाहिर करने का तरीका ही है. बिल्कुल. लेकिन बहुत खूबसूरत तरीका, और ये अगर हम इग्नोर करके जीते रहेंगे तो अपने अंदर ही अंदर सब कुछ रहेगा. लेकिन अगर आप किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, कुड बी अ पेंटिंग, कुड बी अ फिल्म, कुड बी पोएट्री, कुड बी सिंगिंग, कुड बी जस्ट प्लेइंग अ ट्यून, कुछ भी हो सकता है वो. लेकिन वो एक्सप्रेस करना एंड ये एक्सेप्ट करना कि दर्द तो रहेगा. ये मेरी लर्निंग है आज के लिए, भैया दुखी तो रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें अपनी खुशी कैसे ढूंढनी है, उसमें अपना एस्केप कैसे ढूंढना है, कि हाउ टू डील विद इट. बिल्कुल. व्हेन यू लर्न दैट, half of your job is done. I think मतलब सिर्फ इतनी बात सोच के ऐसा लग रहा है कि यार एक थेरेपी सेशन अटेंड कर लिया मैंने और ये बहुत ही सही था.
नहीं बिल्कुल, एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड, यू नो, एंड ये मुझे लगता है जैसे बातचीत जो है वो मेरे लिए भी बहुत एनलाइटनिंग और बहुत दिलचस्प रही, और कहीं ना कहीं एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू टॉक टू समबडी, यू नो, हार्ट टू हार्ट. और उसी तरह से आर्ट भी, इट जस्ट गिव्स यू वन वे आउट, एंड यू नो इट्स ऑल्सो वेरी cathartic experience, although a little more tougher than having a conversation, because उसमें there is no other person, you are actually thinking and, you know, mulling over yourself. लेकिन it's also equally cathartic when the, you know, outcome comes out, and it's yeah, and you have just transformed your pain into, like, you know, a beautiful thing. So I think, and I think it's and that is what makes, if I look at all of these superhero movies, that is what the superheroes have done. Exactly. जितने भी सुपर हीरोज को हम देखते हैं उन्होंने भी तो यही किया है ना, कि उनका एक सैड स्टोरी था, एक एगनी था जी, and they rose above that and they said कि हाँ ठीक है ये मेरी कहानी है, लेकिन अब वो सारा ही, in fact all the movies that we look at, right, all the reality shows right, that we look at, the actors, the heroes, especially in quintessential Indian cinema, if you look at it, यहाँ तो हम तो हमेशा से ही बहुत ऐसा you know ड्रामेटाइज करते हैं, हाँ ड्रामेटिक रहे हैं, तो हमने तो हमेशा से देखा है कि हीरो वही है जो अपने दुख भरी कहानी से निकल कर और you know ऐसा आगे बनता है कि people look up to him. So we and the sad part is that we cheer for him and we want to be like him, but we do not want our kids to be the same. They have the opportunity. मतलब it's not famous, ठीक है, your kid might not be as famous as a superhero, but he will get that feeling, you know, that catharsis right in this one little place. और मुझे लगता है कि अपनी कहानी में हीरो होना सबसे ज़रूरी है यार. हाँ, लेकिन ये बातें लोग सोचते नहीं है ना. पीपल थिंक द ईजियर वे आउट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो आई फील सो सैड व्हेन आई हियर पेरेंट्स यू नो सेइंग दैट they are proud that their kid is studying for engineering or studying for any other STEM education or anything, but they do not want or they do not encourage their kids to study art. Right. You know, to pursue art in any which way, right. Which is a very sad thing, because then he might earn like multiple ऐसा 8-digit salary or something, but then he'll always look out for ways to, you know, to get that satisfaction, that catharsis, foreign trips or, you know, family or a loveless family or anything, right. But वो ये catharsis आपको एक छोटे से 10x10 के कमरे में मिल सकती है if you actually pursue art. लेकिन मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद, आज के एपिसोड के बाद लोगों को ये मिलने वाला है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमृता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. और मुझे तो बहुत मजा आया. आई होप यू एंजॉयड दिस. No, I did. Thank you. Loved having you as a guest on the show. Thank you. And thank you for being there. Thank you. और बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. बिल्कुल. All of you, जितने भी दोस्त हैं मेरे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. मैं भी हर एपिसोड के साथ कुछ सीखता हूँ, कुछ समझता हूँ, और वो छोटी छोटी लर्निंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की एक इंटेंशन है, एक नियत है, और उसी के साथ हम एक के बाद एक एपिसोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर. एंड दैट इज़ वेयर यू गेट टू लिसन टू अस. पसंद आए तो बता दीजिए, ना पसंद आए तो ज़रूर बताइए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. You all are the support we need, and every click matters. ज़्यादा क्लिक बेट वो सब आता नहीं अपने को, हमें सीधी बात करनी आती है और हम सीधी बात कर रहे हैं, और उसी में शायद बहुत सारी सिग्निफिकेंस है हमारी ज़िंदगी की. मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी आपसे, और अगर ज़िंदगी में दुख आए तो उसको एम्ब्रेस कर लीजिए, क्योंकि उस दुख को एम्ब्रेस करने के साथ आपको एक खुशी मिलेगी. पता चलेगा कि कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वेयर योर इंट्रोडक्शन टू अ हैप्पी लाइफ, लाइफ फुल ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्ट बिगिंस. बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू. Insignificance with Mohit Ahuja.